मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण जयचंद्र ने दिया था। पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए उसने मोहम्मद गौरी को अपने और सोलंकी राजाओं की मदद का आश्वासन दिया था। शिवाजी जब हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहा था, उस वक्त अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगलों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। देश में हालात है, औरंगजेब और राणा सांगा से देश का प्रॉब्लम है कि यहाँ जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, हिंसा है, उत्पीड़न है। जरा इन नेताओं से पूछिए तो इन पर कितना स्टेटमेंट दिए। जो आज भारत माता भारत माता भारत माता जो चिल्ला रहे हैं, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय में भारत नाम की कोई चीज़ थी? इस तरह नेशन था? कोई नहीं, राष्ट्र था नहीं। राजे रजवाड़ों का समूह था, सबके अपने अपने रजवाड़े थे, सबकी अपनी राइवलरी होती थी, दोस्ती होती थी, दुश्मनी होती थी। अगर औरंगजेब आज जिंदा होता तो जो लोग औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं वो बोलते? बिल्कुल नहीं। औरंगजेब के दरबार में कौन कौन जाति के लोग थे? उनके मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हिंदू थे। काय समुदाय के थे? इतिहास पता कीजिए। कभी औरंगजेब तो कभी राणा सांगा। कौन है ईमानदार और कौन है गद्दार? कौन है देशभक्त और कौन है भारत माँ का सपूत? इसको लेकर के पिछले 1 महीने से चल रही रोड से लेकर के सदन तक जंग है। कभी औरंगजेब के बहाने देश के मुसलमानों को गद्दार बताने की कोशिश की जा रही है, तो कभी देश के राजपूतों को राणा सांगा के बहाने गद्दार बताने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरी सच्चाई? क्या अबू आजमी की स्टेटमेंट सही है या फिर दलित सांसद रामजी लाल सुमन सही कह रहे हैं? इतिहास के झरोकों में क्या छुपा है? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। जैसा आपने सुना कि क्या है इतिहास के झरोकों में सही बात, तो मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल साहब हैं और इतिहास पढ़ाते हैं। सर, राणा सांगा गद्दार, उनके वंशज गद्दार, औरंगजेब गद्दार, मुसलमान गद्दार, ये 2 मुद्दे पिछले 1 महीने से रोड से लेकर के उस सदन तक, और अब कल दलित सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर करनी सेना के द्वारा एक तरीके से हल्ला बोल कर दिया गया है। देखिए, हिंसा के तो हम खिलाफ हैं। बात विचार विमर्श जारी रहना चाहिए, लेकिन एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ कि एक व्यक्ति के डकैत हो जाने से, चोर हो जाने से, बदमाश हो जाने से क्या पूरा समुदाय हो सकता है? पूरा समुदाय को आप टारगेट कर सकते हैं? अगर औरंगजेब आज जिंदा होता तो जो लोग औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं वो बोलते? बिल्कुल नहीं। औरंगजेब के दरबार में कौन कौन जाति के लोग थे? उनके मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हिंदू थे। काय समुदाय के थे? इतिहास पता कीजिए। अब उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ। जो आज भारत माता भारत माता भारत माता जो चिल्ला रहे हैं, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय में भारत नाम की कोई चीज़ थी? इस तरह नेशन था? कोई नहीं, राष्ट्र था नहीं। राजे रजवाड़ों का समूह था, सबके अपने अपने रजवाड़े थे, सबकी अपनी राइवलरी होती थी, दोस्ती होती थी, दुश्मनी होती थी। क्या महाराणा प्रताप के सेना में सिर्फ राजपूत थे? तो मुसलमान भी थे, भील भी थे, सब थे। क्या शिवाजी की सेना में सिर्फ मराठा थे? कई समुदाय के लोग थे। बिल्कुल। और जो भीमा कोरेगांव हुआ था तो उसमें एक ही जाति के थे? नहीं, मराठा भी थे, राजपूत भी थे, महार भी थे ज़्यादा संख्या में। तो इतिहास का आजकल को नेता सबको देख के लगता है कि वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है ना उलझ गया है, फंस गया है। और इसका संदर्भ का मैं विश्लेषण करूँगा कि देश में जो हालात हैं अभी, तो कोई स्टेटमेंट जब देते हैं तो उसका एक संदर्भ होता है। बिल्कुल ना, कि देश में हालात है, औरंगजेब और राणा सांगा से देश का प्रॉब्लम है कि यहाँ जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, हिंसा है, उत्पीड़न है। जरा इन नेताओं से पूछिए तो इन पर कितना स्टेटमेंट दिए, है ना? हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं, बोल भी रहे हैं। पार्लियामेंट में कितने मुद्दे उठे हैं निजीकरण के खिलाफ, सोशल जस्टिस के खिलाफ, अम्बेडकर, लोहिया पे कितने डिबेट हुए हैं, जरा ये पूछिए। तो इतिहास की जब आधी अधूरी जानकारी, देखिए इतिहास, अम्बेडकर भी इतिहास के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो संदर्भ देते हैं, तो संदर्भ को समझना बेहद जरूरी होता है। देखिए, जब क्लाइव के खिलाफ सिराजुद्दौला बंगाल जब युद्ध कर रहे थे, तो वहाँ के सेठ अमीचंद जगत सेठ
अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, ये भी तथ्य है। ये भी सच्चाई है। जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो अंग्रेजों का साथ हिंदू राजा दे रहे थे। राजा तो कोई अस्पृश्य दलित उलित था नहीं, अपर कास्ट के लोग ही रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये तो तथ्य है, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते उसके पूरे वंशज हैं। जैसे एक मुसलमान खराब है तो सारे मुसलमान खराब हो गए, एक कोई गलत है तो सारा समुदाय गलत हो गया। हाँ, ये जरूर है। इतना आजकल जो क्रिमिनल्स की भी जाति आजकल होने लगी है कि अगर किसी खास समुदाय का व्यक्ति क्रिमिनल हो जाता है तो उसका समुदाय उस पर चुप रहता है, उसके उत्पीड़न पर चुप रहता है। ये बात अलग है, लेकिन पूरे समुदाय को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे क्रांति करने वाले लोग भी सवर्ण जमात के हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू राजा से लड़ रहा था। मैं बाबा साहब का एक भाषण ही कोट कर देता हूँ, लेकिन उसका एक संदर्भ है। 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में उन्होंने लंबा भाषण दिया था, तो उसमें इन्होंने पूरा ये संदर्भ सब कोट किया था। उसमें हो सकता है कि उनका रिसर्च कमज़ोर हो, मजबूत हो, लेकिन वो तो रिकॉर्डेड है ना, संसद में रिकॉर्डेड है, कलेक्टेड राइटिंग्स एंड स्पीचेज में वो छपा हुआ है। वही मैं कोट कर देता हूँ। हिंदी का वॉल्यूम 40 है और पेज नंबर चले जाएगा 146 पर। वो कह रहे हैं कि मैंने एक लंबा भाषण देने के बाद मैंने यहाँ अपना भाषण पूरा किया होता, लेकिन मेरा मन देश के भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि इस बारे में मेरी राय व्यक्त करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक आज़ाद देश बनेगा। फिर उस आज़ादी का क्या होगा? भारत अपनी आज़ादी को बरकरार रखेगा या फिर से गवा देगा? मेरे मन में यही विचार पहले आता है। भारत पहले कभी आज़ाद नहीं था, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक बार उसने अपनी आज़ादी गवाई। पेज नंबर 147 गवाई है। क्या एक बार फिर वही आज़ादी गवा बैठेगा? भविष्य के बारे में यही सवाल मुझे ज़्यादा चिंता में डालता है। भूतकाल में भारत ने न केवल अपनी आज़ादी गवाई थी, ऐसी बात नहीं। भूतकाल में भारत ने केवल अपनी आज़ादी गवाई थी, ऐसी बात नहीं। देश के ही कुछ विश्वासघात करने वाले और बेईमान लोगों के कारण भारत ने अपनी आज़ादी गवाई थी। यह वास्तविकता मुझे बेहद बेचैन करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर हमला किया। उस वक्त 10 राज्यों के सैनिक अधिकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दूतों से घूस ली और अपने राज्य के लिए लड़ने से इनकार कर दिया। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण जयचंद ने दिया था। पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए उसने मोहम्मद गौरी को अपने और सोलंकी राजाओं की मदद का आश्वासन दिया था। शिवाजी जब हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहा था, उस वक्त अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगलों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। सिख राजकर्ताओं को हराने की कोशिश जब अंग्रेज शासक कर रहे थे, तब उनका प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा रहा। सिखों का राज बचाने के लिए उसने सिखों की मदद नहीं की। 1857 को भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध की घोषणा की, तब सिख दर्शक बनकर देखते रहे। आगे लिख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्यों, संदर्भ जानना जरूरी है। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा? इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हूँ। जातियों और संप्रदायों के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भरमार होने वाली है, जो अभी देख रहे हैं। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक चिंताग्रस्त हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे अथवा अपने सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, अगर दल अपनी प्रणाली को, अपने सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आज़ादी गंवाने का संकट आएगा ही। और इस बार आज़ादी गंवा बैठे तो हमेशा के लिए हाथ से जाएगी। इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। अपने खून की आखिरी बूंद तक, अपनी खून की आखिरी बूंद जब तक है, तब तक अपनी आज़ादी की रक्षा का निर्धारण हमें करना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर देश के निर्माण में संदर्भ दे रहे हैं। आज जिस तरह से जातियां, संप्रदाय आपस में भिड़ रही हैं, क्या राष्ट्र का निर्माण हो रहा है? अगर औरंगजेब के खिलाफ आप हेटरेट फैला रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में कह रहे हैं। मतलब जो चिंता बाबा साहब जब जता रहे थे वो हो रहा है ना, वर्तमान में चल रहा है। जिस तरीके से है यहाँ पे, तो इस देश का कौन सा समूह विदेशी ताकत से हाथ मिला ले। और आजकल वो साम्राज्यवाद वैसे नहीं आया कि आएगा यहाँ हुकूमत करने।
वो सिद्ध नहीं है, सीधा आपको जो है ना पूरा आपको गुलाम बना लेगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, पैसे के माध्यम से सारा कंपनी खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा ना, वित्तीय साम्राज्यवाद कहते हैं। और जिस प्रकार से बिक रहा है वो आसान भी है। आज आपको पता है कि हर देश का बच्चा, एक गरीब बच्चा जिसने 1 रुपया नहीं देखा, वो भी करोड़ों के कर्ज में पैदा होता है। इतने ज़्यादा कर्ज ले लिए हैं, कितने लाख करोड़। मैं तो इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स का नहीं हूँ, लेकिन मनमोहन सिंह के ज़माने में देश का जितना कर्ज था उससे 3 गुना ज़्यादा कर्ज अभी है। मतलब एक बच्चा करोड़ों में के कर्ज में पैदा होता है। क्या देश के नेताओं के सामने ये समस्या नहीं दिख रहा है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहे हैं, ये समस्या नहीं दिख रहा है? रोजगार खत्म हो रहा है, ये समस्या नहीं दिख रहा है? वायलेंस, हेट्रेड, नफरत फैलाया जा रहा है, ये समस्या नहीं दिख रहा है? और ख़ास तौर से दलित पिछड़े सांसद, अभी आंकड़ा पार्लियामेंट में आ गया है कि 78% जो हाई कोर्ट के जजेज हैं जो वो सवर्ण है 2018 के बाद से अब तक 5% में SC ST माइनॉरिटी है। ये नहीं समझ में आ रहा है। पार्लियामेंट में ये भी सवाल उठा कि रोस्टर का मैनिपुलेशन हो रहा है और रिजर्व सीट पर जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग का अपॉइंटमेंट हो रहा है। ये सवाल नहीं दिख रहा है। तो सबका एक डिज़ाइन होता है। कौन लोग इसके पीछे है डिज़ाइन करने के लिए? भाई अबू, क्या नाम है, आजमी, अबू आजमी साहब को इसी समय औरंगजेब क्यों याद आ गए? किसने उनको कहा कि आप ही स्टेटमेंट दीजिए? किसने स्टेटमेंट दिलवाया क्या? और यहाँ आपको, आप हिस्टोरियन हैं, जैसे मैं आया हूँ तो एक पन्ना लेके आया हूँ, कोई हमको बोलेगा तो मैं पेज नंबर बता दिया, अंबेडकर राइटिंग स्पीचेस वॉल्यूम 40 पेज नंबर 146 147। आप पार्लियामेंट में जाइए तो तैयारी करके जाइए पूरा, और हल्का भाषण मत दीजिए। आपको वही बात बोलना है तो उसका रेफरेंस लेकर जाइए, ठीक है? रेफरेंस उस समय बताइए 1000 साल पहले इस देश में तो अस्पृश्यों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो तो रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे अपनी सत्ता बचाने के लिए। बिल्कुल। क्या सेना में बहाली होती थी अस्पृश्यों की? भाई अलाउद्दीन खिलजी और बाबर में लड़ाई हुई यहीं पे पानीपत में, तो खिलजी हार गया। खिलजी के खिलाफ सांगा ने इनवाइट किया होगा। तो उससे पूरे कम्युनिटी को इस तरह से, मतलब वो भी ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ, वायलेंस भी ठीक नहीं है। लेकिन नेता जब जाएं पार्लियामेंट में या जो विधानसभाओं में, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, थोड़ा पढ़ के जाएं। औरंगजेब, वो राणा सांगा पर नहीं बोलते आप, औरंगजेब के जितने दरबार में लोग थे उन्हीं पर बोलते। अकबर के नवरत्न थे, उन पे बोलते कि भाई आप ही के पूर्वज तो वहाँ दरबार में आनंद ले रहे थे, मंत्री थे, मनसबदार थे, जागीरदार थे। मेरे पास किताब है, मैं पढ़ के सोचता हूँ कि निकाल के जरा एक आध वीडियो बनाऊं कि औरंगजेब के दरबार में कितने हिंदू थे और किन किन पोजीशन पे थे। काउंटर तो वहीं से कर सकते थे ना। बिल्कुल, काउंटर तो वहीं से कर सकते थे। तो हमारे लोग पता नहीं क्यों रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में एट्रोसिटी की घटना ज़्यादा है ना। बिल्कुल राम राज्य है वहाँ पर, नहीं डबल इंजन की सरकार है, नौकरियाँ खत्म हो रही हैं, सब आंकड़े आ रहे हैं। इस पे क्यों नहीं अम्बेडकरवाद और समाजवाद जो बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं हंगामा इतना करवा पा रहे हैं? इस पे हंगामा करवाना चाहिए था ना, पार्लियामेंट में, सड़क पे, आंदोलन में। तो आप हिस्टोरियन हैं नहीं, या हिस्ट्री में खामखा आप हाथ डालने जा रहे हैं? भाई जिनको इतिहास की एक व्याख्या होती है, बगैर फैक्ट के उस समय के दस्तावेज निकाले जाएं, जो प्रमाणिक हिस्ट्री है उनको निकाले जाएं, पढ़ के आप बोले ना। औरंगजेब से राणा सांगा का क्या मतलब रिश्ता है? औरंगजेब पे डिबेट हो रहा, तो औरंगजेब भी मैं डिबेट करूंगा। रामविलास सुमन जो हवाला दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाबरनामा आप पढ़िए, तो बाबरनामा में बाबरनामा का जो जीवन चरित्र है बाबा, वो खुद बाबर ने लिखा, और उसमें कह रहे हैं कि मुझे उसने इन्वाइट किया था। तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना, इसमें तो बाबा साहब ने क्या लिखा है? हाँ, कि भाई शिवाजी के खिलाफ लड़ने वाले लोग औरंगजेब की सेना में तो हिंदू भी थे ना। हिंदू भी थे भाई, राजे महाराजे खाली जात देख के थोड़ी अपना जिग जाग होता था ना। महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम भी थे ना, तो इनवाइट किया होगा। आपको अगर हमको काउंटर आर्गूमेंट करना है तो औरंगजेब पे ही काउंटर आर्गूमेंट दे देंगे। बिल्कुल। क्या औरंगजेब ने, कहते हैं कि वो जब तक एक मन जनेऊ नहीं देखता था तो वो नाश्ता नहीं करता था, तो इतने फिर बाकी जनेऊधारी बच कैसे गए? सही बात। उतना आर्गुमेंट सीधा है। मठ मंदिर जागीरदारी आपकी बच कैसे गई? सारे रिसर्च हुए पड़े हैं, कौन मठ को, किस मंदिर को कितना ग्रांट दिया गया है, कितना जमीन दिया गया है, कितनी छूट दी गई है। हमारे नेता सब हिस्टोरियन को नहीं अपने पास पढ़ के जाना चाहिए, पढ़ के। आप औरंगजेब से ही काउंटर कर देते। बिल्कुल। मतलब बाबर पर रिसर्च कीजिए ना, आर्टिकल लिखिए ना फिर।
आर्टिकल लिखिए। तो सवाल अभी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का जो चल रहा है ना सब, इसके पीछे डिजाइन है ये डिजाइन है ताकि जो मेन मुद्दे मेन वो मुद्दे कि से deviate बेरोजगारी, कर शिक्षा, हाँ। नौकरी, जो बेसिक सवाल है उससे उसको भटकाया जा सके। हाँ, दूसरा है कि भाई राम राज्य है तो वहाँ तो मन चल जो मर्जी हो करेगा ही करेगा, FIR भी होगा, छूट भी जाएगा। आपको तो खीरा चोरी के आरोप में ही जेल भेज देगा, बुलडोजर चल जाएगा। हाँ बुलडोजर चल जाएगा, बेल भी नहीं मिलेगा। बेल भी नहीं मिलेगी। तो राणा सांगा हो या औरंगजेब, और इन दोनों पर स्टेटमेंट देने वाले चाहे तो रामजी सुमन हो चाहे वो आजमी, उन दोनों को इतिहास पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद से पहले ये भी जो प्रोफेसर रतनलाल ने चिंता जताई कि इनके पीछे कौन है जाति, बाबा साहब जो आपको चेता रहे हैं कि जाति संप्रदायों में एक दूसरे के सामने होंगे, उससे देश का संकट आएगा देश पर। विदेशी एजेंसी फिर आके यहाँ पे भड़का सकती हैं, भड़का सकती आपको है, गुलाम बना सकती हैं फिर से, लेकिन इस बार पॉलिटिकल गुलाम नहीं, आर्थिक गुलाम बना देगा। आर्थिक गुलाम बनाया जाए। तो जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम 40 पेज नंबर 146 और 47 का जिक्र करते हुए बारीकियों से चीज़ को समझाया, तो इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं ये प्लान है, प्रायोजित है कि आपको ये बोलना है तो मुझे ये बोलना है, आप ये बोलिए तो मैं ये अगर कुछ बोलूँगा। कहता हूँ ना तो मेरा एक हिस्ट्री में बोलता हूँ, तो हिस्ट्री में हमने PhD की है जी जो बोलता हूँ उसमें अड़ जाऊंगा मैं। बिल्कुल किसी के धमकियों से नहीं डरने वाला, ठीक है, बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं, सुमन को भी नहीं डरना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा डरूंगा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा तैयारी करके होमवर्क करके जाते तो और अच्छा होता। हाँ चलिए, तो इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।